Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this course I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is I have already completed unit 1 all and under unit 1 there were 15 topics. All topics have been covered and the video lectures are being uploaded. So in this unit 2 is about western political thought and this is the second topic of unit 2 that is Plato. हम प्लेटो के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे. सी दिस lecture is not only beneficial for UGC student, this lecture is also beneficial for UPSC students whose optional subject is political science and international relations. बिकॉज ये जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं इन नोट्स में सिर्फ एक दो बुक नहीं है. ओपी गाबा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गाबा बुक सभी रिकमेंड करते हैं फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको भी उसके भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे उसको मैंने अपने इस सेल्फ नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है. सो दिस लेक्चर इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीथिंग फॉर एवरीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो अलॉन्ग विद दोज स्टूडेंट जो यूजीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. आप लोगों से मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं वो यूनिट 1 के जो सारे 15 टॉपिक्स हैं उनको भी गो थ्रू कीजिए बिकॉज यूनिट 1 इज़ लिंक्ड विद यूनिट 2. आप यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स देखेंगे और यूनिट 2 को जब साथ साथ पढ़ेंगे तो और बेटर क्लैरिटी से आपको समझ में आएगी. सो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो. एंड और मुझे प्लीज़ आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मेरी ये वीडियोस को देख रहे हैं इस सीरीज़ को और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और कौन कौन स्टूडेंट है जो यूजीसी इस साल का जो जून का पेपर होना है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैं उसी के अकॉर्डिंग से वीडियो अपलोड करूँगी. ओके क्योंकि मुझे जो एग्ज़ाम होना है मोस्टली जून या फिर जुलाई स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होना है. तो अगर कोई स्टूडेंट इसी जून 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं और थोड़ा स्पीडली लेक्चर्स डालूँ और मतलब एक दिन में 2-2 लेक्चर डालूँ बिकॉज अभी टॉपिक काफ़ी बचे हुए हैं. अभी पूरी 9 यूनिट बची हुई हैं. एंड अगर ऐसा स्टूडेंट नहीं कोई अगर है करंटली जो देख रहा है बिकॉज दिस इज़ न्यू चैनल सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ऑल. ठीक है अगर कोई ऐसा नहीं है तो फिर वी विल मूव विद द मिडिल पेस. ओके एक मिडिल पेस से हम लोग चलेंगे. सो हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले इनकी टाइमलाइन को देखिए. इनकी टाइमलाइन क्या है 427 BC टू 347 BC. ठीक है ये बिफोर क्राइस्ट के पहले की टाइमलाइन. इससे पहले जो पॉलिटिकल थॉट में हम लोगों ने जिनके बारे में पढ़ा वो कन्फ्यूशियस थे. कन्फ्यूशियस जो थे वो चाइना के फ़िलासफ़र थे जिनकी टाइमलाइन क्या थी 551 से 479 BC. तो उसके बाद ये प्लेटो की टाइमलाइन थी. बट प्लेटो जो है वो ग्रीक फ़िलासफ़र हैं और जो कन्फ्यूशियस है वो चाइना के फ़िलासफ़र थे. तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो कन्फ्यूशियस का था. अभी हम प्लेटो जो कि वेस्टर्न फ़िलासफ़र हैं और ये ग्रीक फ़िलासफ़र हैं. ठीक है. सो ये देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न कुछ बच्चों को होती है. वैसे तो नहीं होगी जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी. बट फॉर दोज जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ. सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल ये लोग क्या हैं. सोक्रेटिस जो थे इनकी कोई मतलब फॉर्मल कोई इनकी फ़िलासफ़ी नहीं है. इन्होंने कोई फॉर्मल तरीके से फ़िलासफ़ी नहीं दिया है बट इनके जो डायलेक्टिकल मेथड था. प्लेटो क्योंकि इनके कौन थे प्लेटो इनके डिसाइपल थे. प्लेटो इन्हीं के ही सोक्रेटिस के डिसाइपल थे. ठीक है तो इनके एक तरह से स्टूडेंट टाइप में थे. तो इस वजह से जो सोक्रेटिस की फ़िलासफ़ी थी वो फ़िलासफ़ी हम प्लेटो की जो रिटन फ़िलासफ़ी है उसके थ्रू समझ सकते हैं. सोक्रेटिस ने खुद से कुछ लिखा नहीं था बट प्लेटो ने उन्हीं के आइडियाज़ को और उन्हीं की फ़िलासफ़ी को अपने वर्क में लिखा और उसमें उन्होंने मेंशन भी किया कि ये सारी चीज़ें मैंने सोक्रेटिस की फ़िलासफ़ी से सोक्रेटिस मेरे जो टीचर हैं या ट्यूटर हैं उनकी फ़िलासफ़ी से मैं प्रभावित होकर ये लिख रहा हूँ. ठीक है. सो सोक्रेटिस वॉज अ ट्यूटर. प्लेटो जो है वो उनके डिसाइपल थे.
और एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के स्टूडेंट थे, ठीक है। सो ये जो थे ये स्टूडेंट थे किसके, ये प्लेटो के स्टूडेंट थे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम किसका पढ़ेंगे, वो एरिस्टोटल का पढ़ेंगे। तीनों के टाइमलाइन देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। 469 से 399 BC ये सोक्रेटिस का था, फिर 427 से 347 प्लेटो, एंड एरिस्टोटल 384 टू 322 BC। दिस इज द टाइमलाइन ऑफ एरिस्टोटल, ओके। प्लेटो का एक अनदर नेम था एरिस्टोकल्स, भी इनको हम बोलते थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्लेटो के बारे में समझते हैं, एक उनका सॉर्ट ऑफ इंट्रो। हु वाज प्लेटो? सो प्लेटो वाज एन एशियंट ग्रीक फिलोसफर, वो एशियंट ग्रीक फिलोसफर थे। ही वॉज द फर्स्ट सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर इन वेस्टर्न ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये सबसे, जिससे हम कह सकते हैं वो पायनियर थे, ये सबसे पहले सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर थे। मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कोई किसी ने सबसे पहले फिलॉसफी दी वेस्टर्न थॉट्स में, तो वो थे प्लेटो, ठीक है। और इसीलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कहते हैं, बिकॉज ही वॉज द पायनियर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। इनकी जो फिलॉसफी थी वो किस पे बेस्ड थी, आइडियलिज्म पे बेस्ड थी। इन्हें एक आइडियलिस्टिक इनका नोशन था, ये एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड इनकी फिलॉसफी थी, ओके। सो प्लेटो जो है वो एशियन ग्रीक फिलोसोफर थे। ये सबसे, ही वॉज द पायनियर एंड ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अब इन्होंने किस आइडिया को सपोर्ट किया, ये इंट्रोडक्शन है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इनकी सारी फिलोसफीज़ को, ये जस्ट एक इंट्रो है उनका। ही ऑल्सो सपोर्ट दी फॉर दी कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, ये आइडिया के कॉन्सेप्ट को बहुत सपोर्ट करते थे। इनका कहने का मतलब ये था कि जो आइडिया है वही ट्रू नॉलेज का सोर्स है। सपोज़ आपके पास कोई आइडिया आया, उस आइडिया के बेसिस पे आप जो है नॉलेज, विजडम गेन करने की कोशिश करोगे। सो इनका ये था कि आइडिया ही जो है वो ट्रू नॉलेज का सोर्स है। अगर आपके पास ट्रू नॉलेज है तो बिकॉज यू हैव द आइडिया ऑफ फाइंडिंग और सर्चिंग दैट ट्रू नॉलेज, ओके। ही वॉज क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के क्रिटिक भी थे, और ही वॉज ग्रेट ह्यूमैनिस्ट एंड बिलीवर इन मैंस रैशनैलिटी, मैंस के रीज़न की, मैंस के विजडम की, रैशनैलिटी पे ये बिलीव करते थे। ये डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते थे, बिकॉज अभी हम इसको समझेंगे कि क्यों क्रिटिसाइज़ करते थे। स्टार्टिंग में वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते थे, बट धीरे धीरे उनकी जो लाइफ थी ना उसमें सबसे पहले तो उनके जो उनके जिनको वो मानते थे, सोक्रेटिस उनके टीचर, उन सोक्रेटिस के साथ ऐसा हुआ था कि उनको जो है उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनको जो स्टेट ने पनिशमेंट दे दी थी, स्टेट पनिशमेंट मिल गई थी, उनको डेथ हो गया था उनकी, ठीक है। तो वो चीज़ उनको इम्पैक्ट की। फिर उसके बाद लेटर और उनकी भी पर्सनल लाइफ में, मतलब पर्सनल लाइफ नहीं बट उनकी भी लाइफ में ऐसा हुआ था कि कई स्टेट में इधर से उधर गए, फिर उनके ऊपर क्रिटिक्स भी आए उनकी फ़िलॉसफी थे पे। तो फिर लेटर ऑन उन्होंने जो दूसरी बुक उनकी थी एक स्टेट्समैन, उसमें उन्होंने थोड़ा सा अपने आइडिया को चेंज कर दिया, और उसमें फिर लेटर ऑन उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकल वे भी बताया। सो बट इनिशियली ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और इनके जो बुक, इन्होंने बोला कि जो लाइफ ऑफ द, इन्होंने पोलिस जो शब्द है उसको भी डिस्क्राइब किया, और उन्होंने बोला पोलिश मतलब एशियंट ग्रीक सिटी, जो एशियन टाइम्स में ग्रीक में जो सिटी स्टेट्स थे, ओके, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो पोलिस थे, ठीक है। उन्होंने बोला जो एशियन ग्रीक सिटीज़ थे वहाँ पे, देखिए पहले क्या था ग्रीस में, थोड़ा सा ज्योग्राफी वहाँ की समझ लीजिए। ग्रीस जो है वो पूरी जो ग्रीस थी वो डिफरेंट सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड थी, और वो डिवाइडेड किस बेसिस थे, बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स एंड ऑल। तो ये जियोग्राफिकल बैरियर्स होने की वजह से, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, रिवर्स, इन जियोग्राफिकल बैरियर्स होने की वजह से पूरा जो ग्रीस था वो डिफरेंट छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। और इन सिटी स्टेट्स में जो है रूलर होता था, किंग होता था जो रूल करता था। बट वहाँ पे स्टार्टिंग में पहले मोनार्की थी जिसको हम किंगशिप कहते हैं, ठीक है, 800 BC के टाइम पे। फिर वहाँ पे ओलिगार्की आई जिसमें कि मतलब कुछ रिच पीपल का रूल होना था, स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच पीपल, तो वो 700 BC के अराउंड में,
उसके बाद टायरेंट्स, तो क्योंकि वो रिच पीपल स्मॉल क्वांटिटी में थे तो वो बहुत टायरेनिकल बन गए थे, मतलब बहुत ही अथॉरिटेटिव हो गए थे 500 BC में। फिर एरिस्टोक्रेसी आई, एरिस्टोक्रेसी मतलब रिच पीपल जो है उनका रूल आया, और एरिस्टोक्रेसी भी जब करप्ट हो गई तो उसके बाद वहाँ पे एशियन ग्रीक सिटी में डेमोक्रेसी आई। ठीक है, और जो एशियन ग्रीस सिटी का उस टाइम पे डेमोक्रेसी थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जहाँ पे क्यों डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, क्योंकि जो ग्रीस की पॉपुलेशन थी वो हार्डली 4 लाख थी, मतलब एथेंस का, एथेंस जो है वहाँ का एक सिटी स्टेट था, तो वो सिटी स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो अराउंड 4 लाख थी, जिसमें कि वहाँ का नियम ये था कि सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक्टिव सिटीजन्स हार्डली कितने थे, टोटल 2.5 में भी उसमें से भी कुछ लोगों को निकाल दिया गया। एक्टिव सिटीजन में कौन कौन लोग नहीं आते थे इसको देखो। वीमेंस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, स्लेव्स ये एलियंस जो बाहर से फॉरेनर्स आए हैं या जो उस कंट्री के स्लेव्स हैं दे कैन ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेट। चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो भी, उनके पास भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, और जो रिटायर्ड सिटीजन्स थे या ओल्ड लोग थे वो भी एक्टिव सिटीजन्स के पार्टिसिपेंट नहीं थे। तो टोटल 4 लाख की पॉपुलेशन में भी 2.5 लाख बचते हैं अगर हम ये वीमेन, स्लेव्स और चिल्ड्रन इन सबको हटा दें, और उसमें से भी जो एक्टिव सिटीजन थे हार्डली कितने बचते थे, 1.5 लाख लोग बचते थे। ठीक है, तो सिर्फ 1.5 लाख लोग थे तो पॉलिटिकल, उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए थे एथेंस में। ठीक है, तो वो एथेंस क्या था, एक सिटी स्टेट था ग्रीस का, तो इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉलिसी पॉसिबल थी। बट क्या इंडिया जहाँ पे 140 करोड़ की जनता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है? तो ये एशियन टाइम्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी वॉज प्रैक्टिकलेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इन टुडेज टाइम जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो चुकी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो आई होप प्लेटो का जो ये इंट्रोडक्शन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर प्लेटो की कुछ बुक्स थी इंपॉर्टेंट। जो सबसे पहली बुक थी द रिपब्लिक, ये बुक्स तो बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए, चाहे यूपीएससी प्रिपरेशन कोई बच्चा कर रहा हो, चाहे यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है, ये जो लेक्चर है थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि मैं इसमें सारी थ्योरी को मैंने इंक्लूड है, प्लस इसमें ओपी गाभा के भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। सो जो बच्चे ओपी गाभा को सपोज रीड नहीं कर रहे हैं या रीड करना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आ रही है, तो फॉर देम, उनके सबके लिए दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल। ओके, सो बुक्स जो हैं वो प्लेटो की, अब लोग ये रिपब्लिक सबसे पहली बुक थी जिसमें उन्होंने ही डिस्क्राइब्ड व्हाट इज़ द आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट को डिस्क्राइब किया। फिर लेटर ऑन अपने उनकी लाइफ, मैंने आपको बताया ना कि प्लेटो की लाइफ में भी कुछ बहुत अप एंड डाउन्स हुए थे मिडिल टाइम में। तो फिर पहले तो उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी को वो क्रिटिक थे एंड वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, बट व्हेन ही हैज़ सीन कि नहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखने के बाद प्लेटो को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप आइडियल स्टेट तो नहीं बन सकता है, वी कैन मेक सब आइडियल स्टेट और द सेकेंड बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट और गवर्नमेंट। तो ये चीज़ उन्होंने द स्टेट्समैन, ये इनकी बुक का नेम है, इसमें उसमें और द लॉज, ये 2 बुक उन्होंने फिर लेटर स्टेज में अपनी लाइफ में लिखी। उन्होंने फिर लास्ट के स्टेज में अपनी एक एकेडमी भी बनाई, उस एकेडमी में ही एरिस्टोटल पढ़ते थे और प्लेटो के स्टूडेंट थे। फिर एरिस्टोटल ने अपनी भी फिलॉसफी लिखी। सो आई होप ये बात समझ में आई होगी। सोक्रेटिस ने कोई रिटन मतलब उनकी कोई रिटन फॉर्मल फिलॉसफी नहीं थी, बट उनका जो डायलेक्टिकल मेथड था उससे प्लेटो इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने अपनी जब फिलॉसफी लिखी तो उसमें उन्होंने सोक्रेटिस को मेंशन किया। ओके, प्लेटो के जो स्टूडेंट थे वो कौन थे, एरिस्टोटल। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल। इतना अगर आपको क्लियर है, देखिए आप जो बिल्कुल नए हैं पॉलिटिकल साइंस में उनके लिए भी मैं ये लेक्चर बना रही हूँ, तो मैं उनको यही कहूँगी कि हम लोग पॉलिटिक्स में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ रहे हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो सबसे पहले थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने फिलॉसफी दी वो थे प्लेटो, और उनकी टाइमलाइन क्या थी, 347 BC से 427 BC टू 347 BC।
ठीक है, तो उनका हमने इंट्रोडक्शन देखा। प्लेटो ग्रीस से बिलोंग करते थे। प्लेटो ग्रीस की क्या वहाँ की पॉलिटिकल स्टेट थी, तो ग्रीस जो है वो डिफरेंट सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड थी थ्रू जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। और उन सिटी स्टेट्स में कैसे क्या होता था, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या थी, डायरेक्ट फॉर्म, जिसमें एथेंस का एग्जाम्पल हमने देखा। फिर प्लेटो के द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को हमने देखा। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ सोक्रेटिस के बारे में थोड़ा देखते हैं। हालांकि सोक्रेटिस एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि सोक्रेटिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लेटो उनसे इन्फ्लुएंस थे, इसलिए सोक्रेटिस को थोड़ा सा हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो सोक्रेटिस कौन थे? ये एथेंस के फिलोसोफर थे। ही वॉज ए एथेनियन फिलोसोफर। ही गेन साइंटिफिक नॉलेज अबाउट बेसिक इश्यूज। उनके पास साइंटिफिक नॉलेज था। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ही सेड दैट कि गुडनेस को अचीव कर सकते हैं हम लोग कैसे? अगर हमें एक आइडियल या गुडनेस अचीव करनी है तो हम लोग अल्टीमेट रियलिटी की नॉलेज से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मतलब अगर हमें अल्टीमेट रियलिटी, जो सच्चाई है, एकदम चरम अल्टीमेट वाली सच्चाई, अगर वो हम जान लें तो ऑटोमेटिकली गुडनेस प्रिवेल होगी इन सोसाइटी एज वेल एज इन पीपल ऑल्सो। और उन्होंने फ्री सर्विस देते थे। जो देखिए, एथेंस में सोफिस्ट भी होते थे। सोफिस्ट लोग कौन होते थे? वो लोग भी साइंटिफिक नॉलेज देते थे, वो लोग भी रियलिटी और इसकी सर्च में रहते थे, खोज में रहते थे। दे वर ऑल्सो फिलोसफर्स। बट सोफिस्ट इन ऑर्डर टू गिव नॉलेज देने के लिए सोफिस्ट क्या करते थे? चार्ज लेते थे। वो उनकी फ्री सर्विस नहीं होती थी। बट सोक्रेटिस जो है वो साइंटिफिक नॉलेज या अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए वो कोई सर्विस मतलब चार्ज नहीं लेते थे, वो फ्री सर्विस करते थे। और उनका एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उनको ये कहा गया था, वहाँ की जो ओरेकल थी, एथेंस के ओरेकल ने ये बोला कि ही वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। सबसे जो समझदार और ज्ञानी व्यक्ति थे वो सोक्रेटिस थे वो उस टाइम पे ग्रीस के। क्यों? क्योंकि उन्होंने, सोक्रेटिस ने क्या बोला था कि बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन इन ग्रीस हु नोज दैट आई नो नथिंग। क्योंकि ग्रीस में सिर्फ वही एक ऐसे, मतलब उन्होंने बोला कि देखो क्या है, क्या आपको सारी रियलिटी पता है? ये जो पूरा चल रहा है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड और ये सब कुछ चल रहा है, ये आपको क्या रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ आपको पता है? नहीं पता है, एक्चुअल में नहीं पता है। जिस इंसान को ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बहुत कुछ अभी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, तो वो इंसान सबसे वाइज इंसान होता है। आप अगर अपनी इस एटीट्यूड में हो कि नो आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ, मुझे तो सब कुछ पता है, तो यू आर द मोस्ट फूल, आप सबसे बड़े फूल हो। ठीक है, तो सोक्रेटिस ने ये बात बोली कि उन्होंने ये बहुत बोला कि बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन इन ग्रीस हु नोज दैट आई नो नथिंग, फॉर दिस रीजन ओरेकल ऑफ ग्रीस सेड कि सोक्रेटिस इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल पर्सन। ओके, क्योंकि सोक्रेटिस अपने आप को ये शो नहीं करते थे कि उनको पास ज्ञान बहुत था, बट वो ये फिर भी ये कहते थे कि अभी भी मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो अभी बहुत ज्ञान अर्जित करना है। ओके, प्लेटो जो है वो किस लिए नोन किया था? फॉर इलेबरेट डिस्कशन ऑन सोक्रेटिस मैथड ऑफ डायलेक्टिक्स। मैंने बताया ना कि सोक्रेटिस कौन सा मैथड यूज़ करते थे फॉर सर्चिंग नॉलेज और फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज? तो मैथड ऑफ डायलेक्टिक्स यूज़ करते थे। डायलेक्टिक्स मतलब क्या होता है? डायलॉग्स मतलब जब कन्वर्सेशन करना, तो एक दो लोगों के बीच में, उससे ज़्यादा, तो वो क्या करते थे? वार्तालाप करते थे। अब एक लोगों से उन्होंने क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछा, उन्होंने उनसे कुछ रिप्लाई दिया, फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने रिप्लाई किया। इस टाइप का मेथड जो है वो सोक्रेटिस यूज़ करते थे। तो प्लेटो जो है वो उन्हीं डायलेक्टिक्स मेथड को प्लेटो भी influence हुए। He also gave the concept of justice. Plato gave the concept of justice in his book Republic. Republic book जो थी वो बेसिकली जो प्लेटो ने लिखी थी वो जस्टिस को ही डिस्क्राइब करने के लिए लिखी थी कि जस्टिस कैसे प्रिवेल करेगा सोसाइटी में। ठीक है, इसीलिए उनकी बुक का टाइटल जो था वो सिर्फ रिपब्लिक नहीं था, रिपब्लिक द कंसर्निंग जस्टिस, कुछ ऐसे करके उस बुक का टाइटल था। ठीक है, प्लेटो जो थे ही फोकस ऑन हाउ इट ऑट टू बी रेदर हाउ इट इज़। प्लेटो जो है वो शुड पे फोकस करते थे, ना कि अभी करंट स्टेट क्या है वो नहीं, वो होना कैसा चाहिए, आइडियल
लिस्टिक उनकी अप्रोच थी, ठीक है। तो प्लेटो जो है वो इस क्वेश्चन के सर्च में थे कि कोई भी चीज़ जैसे स्टेट है तो स्टेट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर जस्टिस चाहिए तो जस्टिस को कैसे, मतलब जस्टिस कैसे होनी चाहिए, ये नहीं कि अभी करंट स्टेट में क्या है उस पर वो नहीं, प्रैक्टिकली क्या चल रहा है वो इस पर नहीं उनकी फ़िलासफ़ी थी। उनकी फ़िलासफ़ी थी हाउ इट ऑट टू बी, ओके। एंड प्लेटो वॉज क्रिटिक ऑफ सोफिस्ट। जो सोफिस्ट लोग मैंने बताया ना कि ये लोग भी नॉलेज स्प्रेड करते थे बट ये लोग चार्ज लेते थे, तो इसीलिए प्लेटो जो है उनको क्रिटिसाइज़ करते थे सोफिस्ट को, और वो कहते थे इस बेसिस पे कि वो लोग करप्ट है, वो लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम अभी के टाइम की बात करें, मतलब अभी इन द सेंस कि मॉडर्न टाइम्स में जो है इनिशियली जब पंडित्स वगैरह ब्राह्मण होते थे वो नॉलेज उनके पास सबसे ज़्यादा होती थी, विजडम होती थी, दे नो ऑल द यूनिवर्सल ट्रुथ्स बट दे डोंट चार्ज। वो मेडिटेशन करके, ध्यान करके उस ज्ञान को और अर्जित करते थे और उसको लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। बट आज की डेट में जैसे आप पंडित जी लोग होते हैं, कोई भी काम करना है तो सबसे पहले पैसे चार्ज बता देते हैं, उसको मॉनेटरी बता दिया है, उस ज्ञान को स्प्रेड करने का उन्होंने एक मॉनेटरी तरीका ले लिया। तो वी कैन तभी अब थोड़ा बहुत ये हो गया कि करप्शन आ गया है। तो सिमिलरली उस टाइम पे ग्रीस में भी यही था कि सोफिस्ट और सोक्रेटिस जो फ्री सर्विस देते थे, बट सोफिस्ट जो लोग थे वो करप्ट थे बिकॉज दे चार्ज मनी। अब प्लेटो का क्रिटिक, हिज क्रिटिक मतलब यहाँ पे प्लेटो को किन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, तो कार्ल पॉपर का नाम ज़रूर याद रखिएगा कि कार्ल पॉपर जो थे वो प्लेटो के सबसे बड़े क्रिटिक थे। बट फिर भी क्रिटिक होने के बावजूद भी कार्ल पॉपर ने ये भी उनसे, मतलब उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि वन कैन ईदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कांट बी नॉन प्लेटोनिक। मतलब उन्होंने, कार्ल पॉपर ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति या तो प्लेटो को मानेगा या तो प्लेटो को बिल्कुल नहीं मानेगा, लेकिन प्लेटो को इग्नोर कर दे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटो की थ्योरी ऐसी हैं, या तो मानो या तो नहीं मानो, पर उनसे आप बिल्कुल नॉन प्लेटोनिक हो जाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं बट फिर भी वो प्लेटो को एक तरह से उनकी बड़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया प्लेटो सोक्रेटिस के बारे में थोड़ा, प्लेटो के बारे में थोड़ा, फिर प्लेटो को किसने क्रिटिसाइज़ किया, प्लेटो की क्या बुक्स थी, उन बुक्स में वो किस, मतलब मेन टॉपिक क्या था उस बुक्स का। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि प्लेटो जो थे ग्रीस में जो एथिक्स थी पॉलिटिक्स का फाउंडेशन थी। जैसे आज के टाइम्स में एथिक्स एंड पॉलिटिक्स थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट है, एथिक्स और पॉलिटिक्स को कंबाइन नहीं किया गया, बट एशियन ग्रीस टाइम पे एथिक्स को ही पॉलिटिक्स का फाउंडेशन बना दिया गया था। बोला जिसके पास एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो इंसान एथिकल है, जिस इंसान में मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करता है, वो पॉलिटिक्स का पार्ट है, ठीक है। सो एशियन ग्रीस टाइम्स में एथिक्स वाज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। एथिक्स क्या था, एथिक्स का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब एक अच्छे व्यवहार के क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, क्या नियम है। या फिर हम एथिक्स को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉरल बिलीव्स एंड रूल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जो मॉरल बिलीफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, ये हमारा मॉरल बिलीफ है, ठीक है, क्योंकि हमें हमारी आत्मा, हमारी सोल ऐसा कहती है कि उसमें भी जान है, उसको भी दर्द होता है, तो ये गलत है। तो राइट एंड रॉन्ग को समझने की जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अंदर मॉरल बिलीव्स एंड रूल्स हैं, ये एक एथिक्स का ही पार्ट हुए, ठीक है। एरिस्टोटल ने, जो प्लेटो के स्टूडेंट थे, उनकी एक बुक थी निकोमेकिन एथिक्स, उसमें उन्होंने गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया। गोल्डन मीन जैसे कि गौतम बुद्धा ने बोला ना मिडिल पाथ को चूज़ करना चाहिए, वैसे ही एरिस्टोटल ने भी गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया। गोल्डन मीन मतलब फाइंडिंग मिडिल पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम, ठीक है। अगर कोई दो एक्सट्रीम चीज़ है कि मतलब उस एक्सट्रीम में आप मिडिल पाथ को फॉलो करें, ठीक है। तो ये गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट था। हम लोग अभी जब नेक्स्ट टॉपिक में एरिस्टोटल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगी। अभी बस आपको इतना समझना है जैसे कि गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जी ने
बोला कि मध्यम मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग होता है, ना बिल्कुल एक्सट्रीम में जाए, जैसे कि जैन लोग जो हैं बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाते हैं और मुस्लिम्स बिल्कुल कट्टरता में चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा, या हिंदूज़, तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए एक मिडल पाथ फाइंड करना ज़रूरी है। सो वही कॉन्सेप्ट सिमिलरली एरिस्टोटल ने दिया था। और एरिस्टोटल ने द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एरिस्टोटल को जो है ना फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल भी ऐसा बोलते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल जो है ना, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी की थी और उन्होंने द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी को मिक्स्ड करके गवर्नमेंट बननी चाहिए। और उन्होंने बोला यही एक रेमेडी है टू क्योर द इल्स ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को क्योर करने के लिए एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का मिक्सचर होना चाहिए, उस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। प्लेटो ने भी अपनी जो बुक थी रिपब्लिक, उसमें नेचर ऑफ जस्टिस या एथिक्स के क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जस्टिस सोसाइटी में नहीं हो पाता है, इस चीज़ को अपनी बुक रिपब्लिक में मेंशन किया। और उन्होंने बोला कि जो एथिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, एथिकल जो अगर एथिकल पर्सन नहीं है या एथिकल स्टेट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिक्स भी एथिकल नहीं होगी, तो पॉलिटिक्स में करप्शन होगा। ठीक है, सो इसीलिए प्लेटो ने उस चीज़ को दिया। तो एरिस्टोटल एंड प्लेटो दोनों जो हैं, उन्होंने एथिक्स और पॉलिटिक्स को दोनों को कंबाइन किया कि पॉलिटिक्स इज़ नथिंग अबाउट एथिक्स एंड एथिक्स इज़ ऑल अबाउट, मतलब एथिक्स भी पॉलिटिक्स में होनी ज़रूरी है। ठीक है, द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला जो स्टेट है वो क्यों आता है, लाइफ, ज़िंदगी में एक अच्छी लाइफ जी सकें, इसलिए स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक स्टेट जस्ट नहीं होगा, जब तक स्टेट को जो होल्ड कर रहा है, जो रूलिंग पर्सन है, वो एथिकल नहीं होंगे, तब तक गुड लाइफ अचीव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्लेटो का था। सो he was much concerned about the pursuit of good life, and for the pursuit of good life उन्होंने बोला कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। बट एथिक्स में कुछ इशू हैं जिसकी वजह से ग्रीस में करप्शन था। सो ही करेक्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। उन्होंने बोला जो स्टेट का इंस्टीट्यूशन है, जो स्टेट का या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप जो ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ हम लोग पढ़ते हैं कि देयर वर डिफरेंट फिलोसफर एट दैट टाइम, और उन फिलोसफर्स ने आइडियाज़ दिए, और उन आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होके प्लेटो ने प्लेटोज का क्या रिफ्लेक्शन रहा, प्लेटोज ने अपनी थ्योरी में उनसे क्या इंस्पायर हुए। सो एक फिलोसफर थे परमिनिडीज ने आइडिया दिया था आइडिया ऑफ बीइंग। इस आइडिया ऑफ बीइंग मतलब जो इनका था, उससे प्लेटो जो है वो इंस्पायर हुए। उन्होंने अपना आइडिया बोरो किया, मतलब उन्होंने आइडिया ऑफ बीइंग से जो है आइडिया बोरो किया, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ एंड फॉर्म्स। तो जो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ थी, ये प्लेटो की थ्योरी थी, इन्होंने दिया। वो थ्योरी कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई थी, फ्रॉम परमिनिडीज। इसी तरह हर्सिलाइटिस, ये फिलोसफर्स थे, इनका आइडिया था नोशन ऑफ फ्लक्स। मतलब इन्होंने हर्सिलाइटिस ने क्या बोला कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज़ इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ चेंज। इस धरती पे कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। क्या चीज़ कांस्टेंट है, वो है चेंज। हर एक चीज़ समय मतलब चेंज होती है टाइम टू टाइम। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है या स्टैटिक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट, ये जो नोशन ऑफ फ्लक्स है, वो हर्सिलाइटिस ने दिया था। और उन्हीं के इस आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर प्लेटो ने अपना जो वर्ल्ड व्यू था उनका, जो ऑर्डिनरी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे, उसके रिलेटेड उन्होंने अपना व्यू दिया था। इसी तरह पाइथागोरस फिलोसोफर्स थे, जिनके आइडिया थे उन्होंने ज्योमेट्री में अपना कंट्रीब्यूशन किया। ही ऑल्सो सेड दैट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, उनका कहना था कि एक सोल बर्थ लेती है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी, फिर उस सोल जो है अपने रोल्स प्ले करती है, एंड देन उसके बाद उस बॉडी की डेथ हो जाती है, और वो सोल जो है वो फिर नेक्स्ट बॉडी में जाती है। तो ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है, ये पाइथागोरस ने ये चीज़ दी थी। तो इन आइडियाज़ से जो
प्लेटो हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और थ्योरी ऑफ सोल उनसे इन्फ्लुएंस होके, पाइथागोरस से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने अपनी थ्योरी दी। सोक्रेटिस ने डायलेक्टिकल मेथड ऑफ लॉजिक, मैंने बताया ना कि उन्होंने डायलेक्टिकल मेथड दिया था सोक्रेटिस ने, तो यही डायलेक्टिकल मेथड यूज़ करके प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो जो सोक्रेटिस की जो दो चीज़ें थी, एक तो डायलेक्टिकल मेथड उनका और दूसरा थ्योरी ऑफ नॉलेज। ये जो थ्योरी ऑफ नॉलेज थी वो किसकी थी? सोक्रेटिस की थी। और इन्हीं दोनों थ्योरीज से इन्फ्लुएंस होके प्लेटो ने अपनी अपनी थ्योरी दी, वो थी थ्योरी ऑफ जस्टिस। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि प्लेटो किन किन लोगों से इन्फ्लुएंस हुए हैं और उनका इन्फ्लुएंस किन किन आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस हुए, और उन आइडियाज़ से उन्होंने उनके जो थ्योरीज थी उसमें उसका क्या मतलब कौन कौन सी थ्योरीज में इम्पैक्ट पड़ा। अब हम लोग इन थ्योरीज की जो प्लेटो की थ्योरी है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम सोक्रेटिस ने जो थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी, ये थ्योरी आप समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? देखिए, ये फिलोसोफर्स हैं, फिलोसोफर्स अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं, ठीक है, फिलोसोफर्स का काम ही ये होता है, फिलोसफी देते हैं अपनी अपनी। तो इसी तरह सोक्रेटिस जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया, और सोक्रेटिस का जो एक मेथड था, डायलेक्टिकल मेथड था ऑफ गिविंग नॉलेज। तो प्लेटो जब थे, प्लेटो क्योंकि सबसे पहले सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर थे, तो उन्होंने अपनी थ्योरीज में उन्होंने भी अपनी बहुत सारी थ्योरीज दी, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ फिलोसफर्स जो उनके से पहले जो थे या उनके टीचर जो थे उनसे भी इन्फ्लुएंस होके उनकी अपनी उन थ्योरीज में उनका इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीक थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे। ग्रीस में जो थ्योरी ऑफ नॉलेज थी वो क्या थी, ठीक है। सबसे पहली बात, जो सोक्रेटिस जो थे उन्होंने नॉलेज और ओपिनियन में डिस्टिंक्शन बताया। ये जो मैंने चार्ट उठाया है ये ओपी गाबा से उठाया है, ओके। ओपी गाबा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बुक है वहाँ से मैंने उठाया। मैंने बताया ना कि ये जो चैप्टर है प्लेटो का जो टॉपिक है इसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड किया है। आप बस इसी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर अपने नोट्स बना लीजिए, सफिशेंट है फॉर यूजीसी। एंड जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो जिनका सब ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए मैं क्या कहूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको बहुत प्रैक्टिस की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो ये आपका बेस काम करेगा। जो मेरा ये वीडियो लेक्चर है ये आपको एज अ बेस वर्क करेगा, आपको एक समझ देगा कि प्लेटो क्या थे, उनकी क्या थ्योरीज थी, और फिर आप जाके ओपी गाबा को रीड करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। अदरवाइज ऐसे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है सब कुछ, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स है जिन्होंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। सो जो सोक्रेटिस थे उन्होंने नॉलेज और ओपिनियन को डिफ्रेंशिएट किया और उन्होंने बोला कि नॉलेज और ओपिनियन अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे? इन्होंने बोला कि नॉलेज मतलब बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल विच कैन बी प्रूव्ड लाइक ज्योमेट्रिकल थ्योरम। जैसे कि मैंने बताया ना कि पाइथागोरस ने कॉन्सेप्ट दिया था ज्योमेट्री का, तो उन्होंने प्लेटो उससे इन्फ्लुएंस हुए थे। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स उन्होंने दी थी। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या थी कि जो है मतलब जैसे कि कोई भी शेप होता है, जैसे कि ज्योमेट्री में ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का पहले आइडिया माइंड में आया, तो जो माइंड में आइडिया था ना वो बिल्कुल आइडियल था, लेकिन जब उसने प्रैक्टिकल फॉर्म लिया तो वो एक आइडियल फॉर्म नहीं था, बट वो प्रैक्टिकल फॉर्म था। हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि कोई चीज़ हम ऐसे बना दें, तो उसको हमने फिर त्रिकोण या फिर ट्रायंगल कह दिया, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी उनकी। तो सोक्रेटिस ने क्या बोला कि बेस्ड ऑन जो नॉलेज होती है वो कुछ बहुत ही साउंड प्रिंसिपल, कुछ अच्छे सिद्धांतों पे बेस्ड होती है, और उन सिद्धांतों को जो है हम प्रूव भी कर सकते हैं उन प्रिंसिपल्स को। जैसे कि ज्योमेट्री में जो भी ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स होती हैं उनको प्रूफ करके बताया जाता है कि हाँ ये हमने थ्योराइज किया है, और इसके बाद जो है उनको प्रूफ करके वो थ्योरम बताते हैं। तो उसी तरह उन्होंने नॉलेज को बताया। पर ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन कहते हैं कि वो इम्प्रेशन पे बेस्ड है, मतलब आपने पहली बार कोई चीज़ देखी और उसका क्या इम्प्रेशन पड़ा वो आपका ओपिनियन बन जाता है।
इसमें कोई आप प्रूफ नहीं देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इंसान को देखा, वो उस टाइम पे मूड में मतलब थोड़ा सा गुस्से मूड में था, तो वो किसी से लड़ रहा था, बट वो एक्चुअल में लड़ाकू नहीं है, उसको उस टाइम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे गुस्सा आया। बट आपने क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम देखा, और आपका कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपका क्या ओपिनियन बन गया, यार ये बहुत ही एरोगेंट पर्सन है। ठीक है, तो इस सोक्रेटिस ने इस तरह से नॉलेज और ओपिनियन को डिफ्रेंशिएट किया। सोक्रेटिस ने कहा कि नॉलेज जो है वो किसी साउंड प्रिंसिपल पे बेस होती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, वैसे ही हम नॉलेज को भी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ओपिनियन जो है वो इम्प्रेशन पे बेस्ड होता है, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। नॉलेज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, कि जैसे हमने कहा कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो ये नॉलेज है हमारी, और इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ भाई इधर से सन, ये डायरेक्शन है हमारे लिए ईस्ट, और यहाँ से सन आ रहा है। ठीक है, यह यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो ये भी प्रूफ करा हुआ है साइंटिफिकली। सो नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव बट ओपिनियन इज सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह दें कि ये इंसान बड़ा अकड़ू है, तो आप कोई तो कहेगा नहीं नहीं, बट उसके मान लो सपोज उसके बच्चे हुए या वाइफ हुए या माँ बाप हुए, बोले नहीं मेरा बेटा तो अकड़ू नहीं है, तो ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है ओपिनियन। ओके, नॉलेज जो है वो यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल होती है, मतलब नॉलेज जो है वो एक जैसी रहती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सन जो है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये जो नॉलेज है ये यूनिफॉर्म है, ये बदल नहीं रही है, और ये सभी जगह एप्लीकेबल है थ्रू आउट द अर्थ। सभी पीपल इस चीज़ को एग्री करते हैं कि हाँ सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। बट ओपिनियन जो है वो पीपल टू पीपल डिफर करता है, तो डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। सो आई होप कि जो सोक्रेटिस ने नॉलेज और ओपिनियन को डिस्टिंग्विश किया वो सही था। और एक स्टेटमेंट भी था कि हम लोग कहते हैं ना वाइज मैन थिंक अलाइक, जो वाइज मैन जो होते हैं वो लोग एक ही जैसा सोचते हैं, तो वो नॉलेज उनकी ही है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जो ग्रीक व्यू का नॉलेज और वर्च्यू जो है इस पे क्या रिलेशन है ये देखते हैं। इसको हम एपिस्टिम भी कहते हैं या साइंस भी कहते हैं। पर एशियन टाइम्स में ग्रीस में क्या था ना, नॉलेज और साइंस सब कुछ एक ही में मर्ज था। जैसे अभी आज के टाइम पे पॉलिटिकल साइंस, मॉरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब अलग अलग फील्ड बन गए हैं और डिफरेंट फील्ड्स हैं, बट उस टाइम पे पॉलिटिक्स में ही सब कुछ आ जाता था। ठीक है, तो अब नॉलेज को उन्होंने दो वे में डिस्क्राइब किया, एक था प्योर नॉलेज, एक था प्योर नॉलेज और एक था अप्लाइड नॉलेज। प्योर नॉलेज को क्या बोलते थे ग्रीक लोग, थ्योरिया, मतलब थ्योरेटिकल, और अप्लाइड नॉलेज को क्या बोलते थे, प्रैक्सिस, जिससे वर्ड निकल के आया प्रैक्टिकल। ओके, तो ये जो प्योर नॉलेज थी वो नॉलेज के लिए ही थी, फॉर नॉलेज शेक मीन्स कि आपको सच में ज्ञान अर्जित करना था, इसलिए वो ज्ञान आपने फाइंड किया है, सर्च किया है, उस ज्ञान को जानने की कोशिश की है और वो ज्ञान मिला है, तो वो आपका प्योर नॉलेज है। और जो अप्लाइड नॉलेज होता है ना, वो प्रैक्टिकल सिर्फ यूज़ करने के लिए होता है। इन्होंने बोला कि जो प्योर नॉलेज है ये हायर ऑर्डर नॉलेज होता है, ये सुपीरियर नॉलेज होता है, बट ये जो अप्लाइड नॉलेज है वो लोअर ऑर्डर नॉलेज होता है, ये इन्फीरियर नॉलेज होता है। ये जो वर्च्यूज़ हैं, ठीक है, उससे इनसेपरेबल है प्योर नॉलेज। आपके पास, आपके अंदर अगर वर्च्यूज़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास नॉलेज भी कैसी होगी, प्योर नॉलेज होगी। ओके, एंड अप्लाइड नॉलेज जो है वो न्यूट्रल रहते हैं वर्च्यू को लेके, वर्च्यू एंड वाइस को लेके। ठीक है, वर्च्यू मतलब आप लोग समझते हैं, अगर वर्च्यू मतलब नैतिकता, ठीक है, आचरण, ओके, गुडनेस, गुड क्वालिटी या हैबिट्स, ये सद्गुण। तो ये जो अगर आप अप्लाइड, आप नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़े सद्गुण हैं या नैतिकता है, या वाइसेस मतलब बुराई। ठीक है, तो वाइस और वर्च्यू दोनों से न्यूट्रल रहता है अप्लाइड नॉलेज। लेकिन अगर आपके पास प्योर नॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है आप कैसे इंसान होंगे, आप नैतिक होंगे या फिर आपके अंदर सद्गुण होंगे। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ ताकि और समझ में आ जाए। ठीक है, फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्योर नॉलेज इंट्रिंसिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये इंस्ट्रूमेंटल
वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीक लोग के अकॉर्डिंग नॉलेज और साइंस ये दोनों सिनोनिमस है, नॉलेज कोई अलग नहीं है, साइंस कोई अलग नहीं है, मैंने बताया ना। और सोक्रेटिस ये भी कहते थे कि अ पर्सन हैविंग ट्रू नॉलेज शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू। किसी भी व्यक्ति के पास अगर सच में नॉलेज है तो वो जो वर्च्यू का पाथ है, मतलब नैतिकता का पाथ जो है, उससे वो कभी भी हटेगा नहीं। विशियस पर्सन जो होते हैं, विशियस मतलब जो लोग में सद्गुण नहीं दुर्गुण होते हैं, वो लोग जो हैं उनके पास ट्रू नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए उनके अंदर उनका बिहेवियर कैसा होता है, विशियस बिहेवियर होता है। और अप्लाइड नॉलेज जो है वो वर्च्यूज़ के आगे सबऑर्डिनेट है। ओके, सो आई होप ये जो ग्रीक व्यू था नॉलेज का ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी नॉलेज के कॉन्सेप्ट से ये जो थ्योरी ऑफ नॉलेज जो थी, इसी थ्योरी ऑफ नॉलेज से फिर थ्योरी ऑफ आइडियाज़ एंड थ्योरीज ऑफ फॉर्म्स जो है प्लेटो ने दिया। फिलॉसफी मतलब द लव ऑफ विजडम होता है, ये मैंने फॉर जनरल नॉलेज से लिखा है यहाँ पे। मैंने बताया ना आपको कि जो थ्योरीज ऑफ आइडियाज थी, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ एंड फॉर्म्स, ये प्लेटो ने दिया था। और ये प्लेटो जो है वो पाइथागोरस से भी इन्फ्लुएंस हुए थे, पाइमेडिस से भी इन्फ्लुएंस हुए थे, और इन्होंने नॉलेज जो का जो कॉन्सेप्ट था उससे भी इन्फ्लुएंस हुए थे। तो क्योंकि सोक्रेटिस ने कहा था कि वर्च्यू इज़ नॉलेज, वाइज इज़ इग्नोरेंस, ये स्टेटमेंट किसका था, सोक्रेटिस ने, कि आपके अंदर नैतिकता अगर सद्गुण हैं, गुड एंड बैड है, मतलब गुड आचरण है, तो ये आपका नॉलेज शो करता है। और अगर आप दुर्गुण हैं, आपके अंदर अच्छे गुण नहीं हैं, तो वो आपकी इग्नोरेंस को जो है डिनोट करता है, मतलब आपके अंदर इग्नोरेंस है, आपके पास ट्रू नॉलेज नहीं है। ये सोक्रेटिस ने कहा था। तो प्लेटो ने फिर इनसे इंस्पायर होके क्या बोला कि जो ट्रू नॉलेज है, ये जो नॉलेज है इसका जो सच्चे मायने से सोर्स क्या है, आइडियाज़। प्लेटो ने सब कुछ अपना आइडिया पे ही थ्योरी दे दी थी। ठीक है, उन्होंने बोला ये जो आइडिया होता है ना, यही जो है वो नॉलेज का सोर्स है। आपके पास नॉलेज क्यों है, क्योंकि आपके पास ये आइडिया है कि हाँ, मतलब आइडिया आया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो आपके पास वो नॉलेज है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। प्लेटो का अब हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या फिलॉसफीज दी उसके हिसाब से। आइडिया मतलब होता है ना विचार, आपके कुछ विचार आपने सोचा, फिर उसके उस विचार पे और ज़्यादा गहन अध्ययन किया, रिसर्च किया, तो आपको ट्रू नॉलेज हो गई। तो प्लेटो का यही कहना था कि जो आइडिया, जो विचार आते हैं ना हमारे माइंड में, यही नॉलेज का सोर्स हैं। आइडियाज़ आर दी अल्टीमेट रियलिटी, इन्होंने ये भी कहा प्लेटो ने कि ये जो आइडिया है वही अल्टीमेट रियलिटी हैं। मतलब कि जो हम विचार करते हैं, हम जैसे कि आप बुक देखे होंगे, बुक अगर सपोज किसी ने पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी ये चीज़ बोली गई कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, या हमारी सोच ही हमारा लाइफ है। ठीक है, तो वही चीज़ प्लेटो का भी कहना था कि आइडियाज़ आर दी अल्टीमेट रियलिटी, जो भी रियलिटी है अल्टीमेट, वो विचार ही हैं। ठीक है, और जो रियलिटी है, एक्चुअल में जो रियलिटी हम लोग को लेकिन दिख रही है, ये क्या है, इट इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। दिस इज स्टेटमेंट इज गिवन बाय प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि जो विचार हमारे जो होते हैं, इन्हीं विचार का प्रतिबिंब ही रियलिटी है। जैसे सबसे पहले हमारे माइंड में आया होगा कि हमें घर बनाना है। इस स्टेटमेंट को हम आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज़ आपके माइंड में आया होगा, सपोज़ जो अर्ली मैन थे, अब वो रह रहे थे, बट वेदर कंडीशंस ऐसी थी या जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी थी कि अब उनको कोई शेल्टर की ज़रूरत पड़ी होगी। तो उनके माइंड में आया कि अच्छा ऐसा करते हैं, इन पत्तों से या इन खरपतवार से अब कुछ ढक लेते हैं, तो फिर हम उसके नीचे हमको जो है शेल्टर मिल जाएगा। तो ये पहले उनके माइंड में आइडिया आया होगा ना, तब तो वो रियलिटी बनी होगी। तो प्लेटो का यही कहना था कि सबसे पहले हमारे माइंड में विचार आता है और फिर उसके बाद वो चीज़ प्रैक्टिकल फॉर्म में एज अ रियलिटी हमें दिखती है। ठीक है, सपोज़ किसी को बहुत ठंडे इलाके में ठंडा पानी था, पानी पिया तो मतलब बहुत ठंडी लगने लगी, तो उसके दिमाग में सबसे पहले विचार आया होगा कि ऐसा करते हैं, कुछ हम थर्मस बॉयलर टाइप का बना दे, तो ताकि पानी को, अगर बहुत ठंडा पानी है तो उसको गर्म भी कर सके। तो सबसे पहले विचार आया, तब फिर वो प्रैक्टिकल हुआ। ये प्लेटो का कहना था। आई होप ये जो रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडिया
आइडियाज़, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज थी ऊपर हमने देखी, जो सोक्रेटिस ने नॉलेज के बारे में बताया, उसी थ्योरी ऑफ नॉलेज को अप्लाई करके प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो ने इस्टेब्लिश किया जो भी द फाइनल गोल ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शंस इज़ टू फाइंड हैप्पीनेस। देखो ये जो लाइंस है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है, इनको समझो, वरना ये गोल गोल फिलॉसफी ऐसी है ना कि समझ में आती नहीं और समझ के ऊपर हो जाती है, और फिर आप रट के बस वैसे ही लिखाते हो। यूपीएससी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करो। प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो ने जो सोक्रेटिस ने जो थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी, उसी थ्योरी ऑफ नॉलेज को अप्लाई करके उन्होंने ये बोला कि जो सारे जो ह्यूमन एक्शंस होते हैं, लोग जो भी करते हैं, वो उनका जो फाइनल गोल होता है कोई भी एक्शन करने का, वो हैप्पीनेस को फाइंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे सपोज मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पढ़ाने का फाइनल गोल मनी भी हो सकता है, और मेरा फाइनल गोल ये भी हो सकता है कि मुझे ये काम करने में खुशी मिल रही है। अब लेकिन ये जो हैप्पीनेस है, इसको अचीव करने के लिए, क्योंकि फाइनल गोल जो है वो हैप्पीनेस अचीव करनी है, तो अब हम ऐसे ही तो नहीं पढ़ा सकते। तो मुझे अपने इस एक्शंस पे या एक्टिविटी पे आई हैव टू हैव एक्सीलेंस ऑल्सो। सो उन्होंने बोला कि जो ये हैप्पीनेस को फाइंड करने का जो फाइनल गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे अपने किसी भी एक्टिविटी में एक्सीलेंस होना ज़रूरी है, और उस एक्सीलेंस को पाने के लिए हम तभी पा सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज हो। मैं अपना ही एग्जाम्पल फिर से आपको दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल माई गोल टू टीच इज़ दैट आई लव टू टीच। मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे नॉलेज शेयर करना पसंद है, बट मुझे ये अपने गोल को पूरा करने के लिए एक्सेलेंट होना पड़ेगा। एक्सेलेंट क्यों होना पड़ेगा? तभी मेरे से आप पढ़ोगे, मेरे लेक्चर्स तभी आपको समझ में आएंगे। और ये एक्सेलेंस कहाँ से आएगा? जब मैं नॉलेज अचीव करूँगी। मैंने डिफरेंट बुक्स को रीड किया, फिर उसके बाद मुझे एक समझ डेवलप हुई, मैंने नोट्स बनाए, तो ये मैंने नॉलेज गेन किया, और नॉलेज गेन किया तो थोड़ा सा मुझे एक्सेलेंस आया, और तब मैं अपने गोल, फाइनल गोल ऑफ टीचिंग मैं कर पा रही हूँ, और मुझे हैप्पीनेस मिल रही है। ये जो मैंने अपना जो एग्जांपल दिया है, वो प्लेटो ने क्या समझाना को चाहा, वो समझाने के लिए एग्जांपल दिया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस वाज थ्योरी ऑफ आइडिया ऑफ प्लेटो। अब यहाँ तक बात समझ में आई कि प्लेटो ने कहा कि थ्योरी ऑफ नॉलेज यूज़ करके उन्होंने ये बोला कि फाइनल गोल जो होता है किसी भी ह्यूमन एक्शन का, वो होता है हैप्पीनेस अचीव करना, और हैप्पीनेस को फाइंड करने के लिए किसी भी एक्टिविटी में एक्सीलेंट होना ज़रूरी है। एक्सीलेंट होने के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। और उन्होंने बोला, इसी तरह उन्होंने अपनी जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ थी उसको एक्सटेंड किया। उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को कैसे एक्सटेंड किया? थ्रू द हेल्प ऑफ एलिगरी ऑफ केव एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इन्होंने अब हम लोग थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है? तो थ्योरी ऑफ आइडिया को, जो इनकी जो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडिया थी, उसको समझाने के लिए प्लेटो ने दो चीज़ों का यूज़ किया। एक तो उन्होंने एलिगरी ऑफ केव का यूज़ किया, और दूसरा उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का यूज़ किया। प्लेटो के अकॉर्डिंग ट्रू नॉलेज रिसाइड्स इन आवर सोल। उन्होंने बोला कि जो ये ट्रू नॉलेज है, हमने बताया ना कि प्लेटो कह रहे थे कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस ही सारे ह्यूमन एक्शंस का गोल होता है, और उस हैप्पीनेस को फाइंड करने के लिए ट्रू नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फिर प्लेटो ने उसी बात को ऐसे कहा कि जो ट्रू नॉलेज होती है ना, वो हमारे आत्मा के अंदर पहले से ही होती है, और इसको जो है हम लोग बस कैसे गेन कर सकते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स। अब ये जो प्लेटो जो बात कह रहे हैं, अगर हम अपने कॉमन लैंग्वेज में बोले तो हमारे ऋषि मुनि थे, वो भी यही कहते थे कि अगर हम, और आज भी अगर ये चीज़ कहा जाता है कि हमारे अंदर सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है, अगर हम उस अपने अंदर अपनी आत्मा के आत्मा मतलब अपने अंतरात्मा से कोई भी चीज़ पूछे, तो वी गेट ऑल द आंसर्स फ्रॉम विद इन आवरसेल्व्स। अपने अंदर से हमें सारे आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। बस हमें प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स करना चाहिए, ये प्लेटो ने बोला था। और अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले तो हम कहते हैं कि अगर हम मेडिटेट करें, अगर थोड़ी देर हम शांति में बैठे और अपने आप से कुछ सवाल जवाब करें, तो हमारी आत्मा हमें जवाब देती है और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देती है।
ठीक है। तो वही चीज़ प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ थी, उन्होंने इस तरह से बोला कि प्लेटो का कहना था कि जो ट्रू नॉलेज है वो कहाँ से रहती है, वो ट्रू नॉलेज हमारी आत्मा के अंदर पहले से ही है, बस हम उसको कैसे गेन कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स। और ये प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स जो है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस किए थे, ये सोक्रेटिस क्योंकि उनके टीचर थे, उन्हीं के थ्रू से उन्होंने इन्फ्लुएंस होके उन्होंने बोला कि जो डायलेक्टिक्स का प्रोसेस है इसके थ्रू हम लोग ट्रू नॉलेज को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ट्रू नॉलेज तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, बस इसको हमें ढूंढने की ज़रूरत है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो मुझे टाइम लग रहा है समझाने में, मैंने पहले बोला कि ये लेक्चर लेंदी हो सकता है, मे बी मैं 2 पार्ट्स में ये लेक्चर समझाऊँ। अभी मैं आपको थ्योरी ऑफ आइडियाज़ एंड फॉर्म्स और एक थ्योरी और समझा दूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट और आगे समझाऊँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फिलोसफीज़ को समझने में टाइम लगेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि जस्ट फॉर वीडियो डालनी है तो इस चक्कर में बस डाल दूँ। मेरा ये पर्पस नहीं है, मेरा मेन मोटिव है कि जो भी स्टूडेंट्स तक मेरी ये वीडियो पहुँचे उनको एक्चुअल में समझ में आए। जो चीज़ें वो पे करके कोर्सेज में समझते हैं, उनको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी क्वालिटी की वीडियोस मिल जाएं और उनको चीज़ें समझ में आए, तो ये मेरा पर्पस जो है वो फुलफ़िल हो जाएगा। ओके, सो मैं इस वीडियो को, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस वीडियो को, मतलब इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा, बिकॉज अभी बहुत कुछ है समझाने के लिए इस प्लेटो के अंदर। ठीक है, तो प्लेटोज ने जो बहुत सारी थ्योरीज दी थी उनको समझाने में मुझे टाइम लग सकता है। तो अभी हम लोग थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को समझ रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैंने बोला ना कि थ्योरी जो ऑफ आइडियाज़ जो थी, जो प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ दिया, उसमें उन्होंने 2 चीज़ का यूज़ किया, एलेगरी ऑफ केव्स एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ये 2 चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया को दिया। तो अब ये एलेगरी ऑफ केव्स क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्योरी ऑफ सोल टू थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्योंकि थ्योरी ऑफ जस्टिस जो थी ना प्लेटो की, ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट फिलॉसफी थी उनकी, इसको भी समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए ये मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट भी होगा। ओके, सो एलेगरी ऑफ केव्स क्या था। प्लेटो ने बोला, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्लेटो ने कही कि इमेजिन करो कि जहाँ पे फ्यू मैन आर केप्ट इन अ केव, कुछ लोगों को एक केव में, एक गुफा में बंद कर दिया गया है, उनको चेन कर दिया गया, और उनको जो है केव की जो गुफा है उस गुफा के दरवाजे की तरफ उनका मुंह है, फेस है। ठीक है, केव के बाहर उनका फेस नहीं है, केव के अंदर साइड उनके वॉल की तरफ उनका फेस है। ठीक, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्लेटो ने बोला इमेजिन करिए। तो अब उस जो गुफा है, उस गुफा के दीवार पे जो भी शैडोज़ दिखेंगी वही एक सोर्स ऑफ नॉलेज हो जाएंगी जो लोग अंदर हैं। ठीक है, सपोज उस गुफा के अंदर शैडो आई, परछाई आई किसी डॉग की, तो वो जो लोग अंदर बंद है, कैद हैं, और जो चेंड है, जिनको बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उनको लगेगा अच्छा कुछ ऐसा चीज़ है जो दौड़ता है, उसके 4 पैर हैं, और वो कुछ जानवर होगा। तो जो नॉलेज है उनके लिए क्या है, वो नॉलेज वही शैडोज़ हैं, जो शैडोज़ बन रही हैं उस दीवार में, वही उनके लिए नॉलेज है। ठीक है, सो दे स्टार्ट कंसिडरिंग द शैडो एज द रियलिटी। आई होप ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो प्लेटो ने इमेजिन करने के लिए बोला, आपको समझ में आई होगी। क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कुछ लोगों को एक गुफा में बंद कर दिया गया है, और उनका जो फेस है वो उस गुफा की दीवार की तरफ है। अब दीवार पे जो भी शैडोज़ पड़ रही हैं, वो शैडोज़ ही सोर्स ऑफ नॉलेज हैं बाहर, आउटसाइड रियलिटी का। बाहर अब हो सकता हो कि डॉग की जगह लोमड़ी हो, लेकिन शैडो उनको लग रहा है कि डॉग है, तो वो यही इमेजिन करेंगे कि बाहर डॉग है, बट मे भी बाहर लोमड़ी हो, बट शैडो से तो उन्हें यही समझ में आ रहा है, शैडो ही उनके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो फिर प्लेटो ने क्या एक्सप्लेन किया इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन से, उन्होंने बोला कि द नॉलेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमें ये सब दिख रहा है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज है, वो हमें कहाँ से आया,
वी कंसिडर, इसी को हम रियलिटी मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है, इट इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। जो ऊपर अभी केव की सिचुएशन थी ना, उसी को ही इन्होंने एग्जाम्पल देके फिर सब अपने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया कि जो भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं, उस विचार का जो शैडोज़ हैं वही रियलिटी है। हम लोग मटेरियल वर्ल्ड को रियलिटी मान लेते हैं, बट मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट रियलिटी, रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। थ्रू दिस, अब इस फिलॉसफी से उन्होंने क्या समझाने की, क्या जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो रियलिटी हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में ट्रू रियलिटी नहीं है, बल्कि वो हमारे जो विचार है उसका एक इम्परफेक्ट वर्जन है। ठीक है, आई होप इनकी फिलॉसफी समझ में आई होगी कि जो हमें एक्चुअल में दिख रहा है इस संसार में वो ट्रू नहीं है, वो हमारे बस विचार, जो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमको यह दिख रहा है। बड़ी फिलॉसफी तो ऐसी ही होती है भाई। ठीक है, आपको समझ में आ रही है तो भी ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करिए, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर ये तो चलो उनकी एलेगरी ऑफ केव्स को समझाने की कोशिश किया। प्लेटो ने फिर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को क्या बताया, इन्होंने बोला जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, क्योंकि पैथागोरस से ये थोड़ा उनके टाइम पे पैथागोरस थे, तो पैथागोरस से ये इन्फ्लुएंस हुए थे, तो इसीलिए ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल का एग्जांपल दे रहे हैं ये लोग, थ्योरी, इस थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं प्लेटो। तो उन्होंने बोला जैसे कि ट्रायंगल और सर्कल और रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, सपोज ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है और ये रेक्टेंगल है, हमने ड्रॉ कर दिया, पर हमारे माइंड में पहले ये आया होगा कि कुछ हम ऐसे चार साइड का बना देंगे तो उसको हम रेक्टेंगल कह देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे तो वो गोल गोल जो है वो गोला सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि पर ये परफेक्ट नहीं है, ये तो बस हमारे माइंड में जो आइडिया आया उसको हमने प्रैक्टिकली बनाया, पर ये क्या परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला जस्ट लाइक ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स वी ड्रॉ आर नॉट एज परफेक्ट एज देयर एब्सोल्यूट ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स इन आवर माइंड, जैसे हमारे माइंड में एब्सोल्यूट जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वैसा अगर हो जो है वो एक्चुअल में, बट प्रैक्टिकल में जो हमने बनाया वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। इसी तरह जो हम मटेरियल वर्ल्ड देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, वो एक जस्ट इम्परफेक्ट वर्जन है हमारे आइडियाज़ का। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और थ्योरी ऑफ एलेगरी ऑफ केव्स के थ्रू उन्होंने आइडिया, थ्योरी ऑफ आइडिया दिया कि हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वही विचार जो है हमारे रियलिटी हम उसको समझते हैं, बट एक्चुअली में वो रियलिटी नहीं होता है, वो हम शैडो ऑफ रियलिटी होता है। कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की, जस्टिफाई करने की कोशिश की, थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी ऑफ केव्स एंड थ्रू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। सो आई होप जो ये थ्योरी ऑफ आइडिया थी गिवन बाय प्लेटो, ये आपको समझ में आई होगी। सो दिस इज़ अभी मैं इस लेक्चर को इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मैं थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी एंड सम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड रिटन बाय प्लेटो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड फॉर एनी सजेशन प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।